Hello everyone, welcome to Pathsala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathsala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to start the fourth lecture of the chapter Sound of Class 8. In those previous lectures, we had discussed about the introduction to sound, different types of sounds as a wave types and parameters. Now in today's lecture we are going to discuss the production of sound. कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. ये सारे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे जाके सारे लेक्चर्स देख लें. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फाइन. तो साउंड प्रोडक्शन के लिए इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था कि जो साउंड है वो क्या है. एक तरह का मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है. इसमें जो पार्टिकल के मोशन है वो टू और फ्रो होते हैं, यानी आगे पीछे होते हैं. अपने मीन पोजीशन से वो राइट एक्सट्रीम पे जाता है, फिर राइट एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम. ये एक ऑसिलेशन होता है, यानी एक टू और एक फ्रो मिलके एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं. चूँकि ये वेव है तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए थे, जिसमें वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, फिर वेलोसिटी था, है ना. फ्रीक्वेंसी था, वेलोसिटी था, फिर टाइम पीरियड था और भी बहुत कुछ था. ऑसिलेशन था, वेवलेंथ था, एक वेव था. तो इन सब चीज़ों से हम लोगों ने देख लिया था. अब आते हैं कि अगर ठीक है साउंड वेव है लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इस चीज़ पे हम लोग आते हैं. तो साउंड प्रोडक्शन के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है. एक तो कि वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, यानी साउंड उसी बॉडी से प्रोड्यूस होगा जो बॉडी वाइब्रेशन होगा. मीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट अ बॉडी मस्ट वाइब्रेट. फाइन. विदाउट वाइब्रेशन देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड. सेकेंड, मीडियम टू ट्रैवल. उसको कुछ मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए. क्यों? क्योंकि साउंड क्या है? साउंड एक तरह का मैकेनिकल वेव है. और हम लोगों ने ये देख लिया था कि मैकेनिकल वेव कैसा वेव होता है. ये इट्स अ टाइप ऑफ वेव विच नीड्स और रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और ट्रैवलिंग. इसको मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता है अपने प्रोपगेशन या ट्रैवलिंग के लिए. क्यों? क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है. इसलिए साउंड प्रोडक्शन के लिए इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है. तो पहला कंडीशन क्या था कि वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा. दूसरा क्या है कि मीडियम होना चाहिए. अगर मीडियम नहीं होगा फिर भी साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा. तीसरा, रिसीवर होना चाहिए सुनने के लिए. अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पहचानेगा कौन? हु विल रिसीव. देयर मस्ट बी अ रिसीवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो ये तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउंड के प्रोडक्शन के लिए. आइए इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं. तो पहला क्या है अपने पास? अ वाइब्रेटिंग बॉडी. अभी हम लोगों ने देखा कि साउंड प्रोडक्शन के लिए किसी बॉडी का वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. क्या लिखा है इसके बारे में? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स. मतलब साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब कोई बॉडी या किसी सोर्स से वाइब्रेशन हो रहा हो, ऑसिलेशन हो रहा हो, एट इट मीन पोजीशन इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन. टू और फ्रो डायरेक्शन में वो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसमें जो मोशन होता है वो टू और फ्रो मोशन होता है. तो उसी कारण से जब टू और फ्रो मोशन होगा तो ये एक ऑसिलेशन होगा, ये वाइब्रेशन मोशन कहलाएगा. और इसी वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? साउंड का प्रोडक्शन होगा. समटाइम्स वाइब्रेशंस कैन बी सीन एंड समटाइम्स दे आर इनविजिबल. कभी कभी हम लोगों ने वाइब्रेशन देखा भी होगा और कभी कभी वाइब्रेशन नहीं भी देखा होगा. जैसे अगर तुम बेल को रिंग करो, तुम्हारे स्कूल में जो एक घंटी लगी होती है उस पर तुम हैमर करो तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो तुमको दिखाई देगा वहाँ पे. लेकिन बहुत सारी जगह पे जैसे हारमोनियम, वो हारमोनियम तो देखा है ना, उससे भी साउंड का प्रोडक्शन होता है. लेकिन हारमोनियम में वाइब्रेशन कहाँ होता है ये मेरे को दिखता नहीं है कि कहाँ हो रहा है वाइब्रेशन, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है. बस मेरे को सुनाई देता है. तो बहुत ऐसा समय है जब हम वाइब्रेशन देख सकते हैं और बहुत समय वाइब्रेशन इनविजिबल होता है. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वाइब्रेटिंग बॉडी के. पहला क्या है? व्हेन वी कैन सी वाइब्रेशंस इन रिंगिंग बेल बट नॉट इन केस ऑफ प्लेइंग हारमोनियम. हारमोनियम के केस में जो वाइब्रेशन होता है वो अपन नहीं देख सकते क्योंकि वो अंदर कहीं हो रहा होता है और वो हम देख नहीं पाते हैं. लेकिन जब मेरे स्कूल का बेल रिंग करता है या फिर मेरे घर के आसपास का कोई बेल रिंग करता है, घर में एक पहले घंटी आती थी छोटी सी, तुम दबाते हैं ना तो वो जो एक हैमर होता है वो हैमर अपने आप वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता. तो वो जो वाइब्रेशन होता है वो मेरे को दिखता है. तो बहुत समय ऐसा भी होगा जब साउंड का प्रोडक्शन होगा तो वाइब्रेशन दिखेगा
या फिर बहुत समय ऐसा भी होगा जिसमें साउंड का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वाइब्रेशन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स दैट द बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान में रखना है। दिखे या ना दिखे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ साउंड का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे बॉडी का वाइब्रेशन हो ही रहा होगा। ठीक है। द टाइटली स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग व्हेन प्लग्ड इन द मिडल शोज अ फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा, ये देखो, दिख गया। अगर तुम किसी रबर को, जो इलास्टिक रबर होता है, उसको दो तरफ से पकड़ो और नीचे से यहाँ से प्लग करो, नीचे की ओर खींचो, तो खींचने के बाद ये जो रबर है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, टू और फ्रो मोशन। ये तो सब क्या रहा ना कि दांत में लगा के हाथ में पकड़ ली और एक हाथ से मारे तो घिन आवाज़ भी होता है, और वो जो रबर बैंड है वो टू और फ्रो मोशन भी करता है। तो वहाँ से जो मोशन हुआ वो टू और फ्रो मोशन हुआ, ऊपर नीचे वाला। इससे क्या हुआ? साउंड का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा? तो जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होगा। थर्ड क्या है अपने पास? When the tuning fork is hit on a rubber pad, a faint sound is heard, but no vibration are seen. But if you bring that tuning fork near a hanging bell, then the bell shows an oscillatory motion. अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक नया स्लाइड लेते हैं, प्लेन सा। यहाँ समझो, यहाँ मान लो कि एक ये जो है ना, ये दिख रहा है तुमको एक हॉर्सनर की तरह, ये क्या है? ट्यूनिंग फॉक है। ट्यूनिंग फॉक जो घर पे काटा होता है ना, चम्मच फॉक, उसी की तरह दिख रहा है, सिर्फ ट्यूनिंग फॉक नाम है। इस ट्यूनिंग फॉक को मान लो एक रबर पैड है, ये क्या है? एक रबर पैड। इस रबर पैड में मैंने इस ट्यूनिंग फॉक से हिट करा, तो जब इस रबर पैड पे अपन हिट करेंगे इसको, तो एक फेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ। कैसा साउंड? एक फेंट साउंड जो एकदम ना के बराबर सुनाई दे। क्यों? क्योंकि अच्छा, जैसे ही अपने हिट किए तो इसमें वाइब्रेशन तो हुआ। ये जो ट्यूनिंग फॉक था इसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो हुआ, ये तो हिला है ना। अब क्या करना है, चूंकि मेरे को साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो, और हमको यहाँ पे वाइब्रेशन भी नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये ट्यूनिंग फॉक है इसको फिर से मान लो कि यहाँ पे एक बेल मान लो, ठीक है, ये एक बेल है। हम ट्यूनिंग फॉक क्या करेंगे, अब बेल के पास लेते आएंगे, बेल के एकदम नज़दीक लेते आएंगे। ये बहुत नज़दीक है, मान लो कि बेल के एकदम नज़दीक है। चूँकि ये वाइब्रेशन कर रहा है तो ये वाइब्रेशन क्या होगा, ये कंटिन्यू इससे प्रोड्यूस होते होते एयर से इस पर जाकर सट जाएगा, और उसके बाद ये जो बेल है ये रिंगिंग हो जाएगा, यानी इसका साउंड हमको सुनाई देने लगेगा। इस वाले केस में क्या था, अब दोनों केस को समझो। इस वाले केस में क्या था, जब ट्यूनिंग फॉक से अपन रबर पैड पे मारे तो बहुत ही फेंट साउंड सुनाई दिया, बिल्कुल ना के बराबर। इसका मतलब यही नहीं कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा था, हमको दिखा नहीं वाइब्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा था। इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसको एक बेल के पास लेके गए। जैसे ही बेल के पास लेके गए इस ट्यूनिंग फॉक को, और जैसे ही इस बेल से वो टकराया, उसके बाद क्या हुआ, ये बेल एक साउंड प्रोड्यूस करने लगा, और इस बेल का आपको वाइब्रेशन भी दिखने लगा, है ना, बेल का वाइब्रेशन भी दिखने लगा। तो दैट मीन्स मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ट्यूनिंग फॉक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरे को वाइब्रेशन शो करे। यहाँ पे तो वाइब्रेशन शो नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा कि ये वाइब्रेशन नहीं कर रहा, इसे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन ये वाइब्रेशन कर रहा था, तभी तो ये वाइब्रेशन यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए इस बेल के पास गया और फिर मेरे को एक रिंगिंग बेल सुनाई दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली व्हाट आई मीन दैट everybody that produce a sound is always a vibrating body। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी वाले फिगर में देख लो, ऐसे मान लो कि यही वो वाइब्रेटिंग, ये जो ट्यूनिंग फॉक था ये वाइब्रेशन में था, इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हम अपन यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे ईयर के बदला हम एक बेल मान लिए। यहाँ पे क्या है, एक बेल है, ठीक है, इस बेल में घंटी लगा हुआ। तो जैसे ही ये ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेशन कर रहा है तो इसके कारण जो एयर पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्बेंस कंप्रेशन रेयरफेक्शन करते करते, कंप्रेशन रेयरफेक्शन करते करते वो हमारे बेल तक पहुंचेगा, और फिर से ये बेल रिंगिंग करना स्टार्ट कर जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि ट्यूनिंग फॉक का मेरे को वाइब्रेशन दिखे या ना दिखे, लेकिन जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसके पीछे कारण एक ही होगा, द वाइब्रेटिंग बॉडी। समझ में आ गया? फिर से आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपने पास, व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट इट कोलाइड विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। फाइन, जब ये वाइब्रेट करता है, ट्यूनिंग फॉक मान लो वाइब्रेट किया, तो इसके कारण क्या होगा, इसके जो एयर है, अभी फिलहाल तो मीडियम क्या है, एयर, इस एयर मीडियम का पार्टिकल्स क्या होगा, डिस्टर्ब करेगा। याद करो इनिशियली हम लोगों ने कहा था कि वेव तभी प्रोड्यूस होगा जब किसी मीडियम के पार्टिकल्स को अपन डिस्टर्ब करेंगे, और ये वाइब्रेशन चूंकि टू और फ्रो है तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स रेस्ट पे था। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास वाले पार्टिकल को ये डिस्टर्ब करेगा, और ये डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या था, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, दीज पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन फर्दर कोलाइड विद द अदर पार्टिकल्स
and this continues in the form of a chain carrying the energy until the energy of particle becomes too feeble to collide further and propagate the sound। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ो और आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा कि जब भी वाइब्रेशन होगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या दे रहा हमको, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। वो कलर चेंज करते हैं, ये वाइब्रेशन किया, ये वाइब्रेशन क्या हुआ, धीरे धीरे इससे पास करते गया। जो यहाँ के पार्टिकल्स थे, पहले इस पार्टिकल पर डिस्टर्ब किया, इसको डिस्टर्ब किया, ये अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, ये अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया। ऐसे ही कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन करते करते ये पार्टिकल क्या किया, डिस्टर्बेंस होते होते एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, यानी ये जो डिस्टर्बेंस था, इस डिस्टर्बेंस के दौरान एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ और यही एनर्जी ट्रांसफ़र इस वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड को कैरी करते करते हमारे ईयर तक पहुंचाया, ठीक है। फिर से आइए, पॉइंट क्या बोला, दीज पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन फर्दर कोलाइड विद अदर पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल है वो अलग अलग पार्टिकल से आगे कोलाइड करते करते एक एनर्जी, एक चैन बना के एनर्जी कैरी करते हैं, जब तक कि वो साउंड एकदम फीबल ना हो जाए, ना सुनने के बदले बहुत कम साउंड हो जाए, और फर्दर कोलाइड करते करते ये साउंड को प्रोपगेट करते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह तक। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उसको अपन डिस्टर्ब किए, ये एनर्जी बगल वाले में ट्रांसफ़र किया, ये बगल वाले में ट्रांसफ़र किया, ये बगल वाले में ट्रांसफ़र किया, और यही एनर्जी ट्रांसफ़र क्या किया, इस साउंड को, इस वाइब्रेटिंग बॉडी के साउंड को यहाँ से कैरी करके हमारे कानों तक पहुँचाया। तो जब हम बोलते हैं तो बोलने समय जो प्रेशर निकलता है हमारे मुंह से, इस प्रेशर से जो आसपास के पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, और वही डिस्टर्बेंस कैरी करते करते हमारे साउंड को, हमारे एनर्जी को आप तक पहुंचाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? पक्का है एकदम 100%? ठीक है। आइए फिर से नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, जैसे ही हम साउंड के सोर्स से दूर भागेंगे। मान लो फिर से एक नया चीज़ कि यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, हम एक रोड के साइड में खड़े हैं और इस रोड पे बहुत स्पीड में एक बाइक आया और उसका हॉर्न कंटिन्यू बज रहा था। एक बाइक आया जिसका हॉर्न कंटिन्यू बज रहा था। तो जब ये दूर होगा तो मेरे को हॉर्न बहुत ही धीमा सुनाई देगा, इट्स वेरी फीबल। लेकिन जैसे से ये बाइक मेरे नज़दीक आते जाएगा, ये बाइक जैसे से मेरे नज़दीक आते जाएगा, मेरे को साउंड उतना ही स्पीड सुनाई देगा। यानी यहाँ पे साउंड बहुत ही लाउड होगा, मेरे एकदम नज़दीक में साउंड बहुत लाउड होगा। जैसे ही मेरे से फिर दूर चला जाएगा तो वो साउंड मेरे को फिर से सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे सोर्स, ये जो हॉर्न बजा रहा था, ये हॉर्न क्या था, सोर्स था, ये हॉर्न के कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। जैसे जैसे सोर्स मेरे से दूर जाएगा वैसे वैसे साउंड और फीबल होते जाएगा, यानी साउंड का जो लाउडनेस है वो कमज़ोर होता जाएगा। लाइक द पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ट्रैक एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम और एक्सट्रीम साउंड एज कम्पेयर टू द वन हु लिव्स इन द कॉलोनी नियर द रेलवे ट्रैक। मान लो कोई बंदा है जो रेलवे ट्रैक के एकदम जस्ट बगल में खड़ा है, उसको ट्रेन पकड़ना है, वो ट्रैक पे ही खड़ा है, एकदम जस्ट बगल में ट्रैक पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन का हॉर्न सबसे ज़्यादा उसको सुनाई देगा, बहुत ही लाउड। लेकिन जो बंदा ट्रेन रेलवे कॉलोनी में रह रहा होगा, रेलवे ट्रैक से थोड़ा दूर पे होगा, उसको वो साउंड उतना ज़्यादा लाउड सुनाई नहीं देगा, उसको साउंड फीबल सुनाई देगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाएंगे, साउंड का जो लाउडनेस है वो फीबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे साउंड मेरे को उतना लाउड सुनाई देगा। तो इस सारे पॉइंट से कुछ हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया वो देख लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो मेरे को वाइब्रेशन दिखे। जैसे कि हारमोनियम वाइब्रेशन नहीं दिखा लेकिन साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। और जब भी साउंड का प्रोडक्शन होगा तो उसके पीछे वन एंड ओनली रीज़न क्या होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे से हम वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर जाएंगे वैसे वैसे साउंड मेरे को धीमा सुनाई देगा, और जैसे जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी के हम नज़दीक आएंगे साउंड मेरे को उतना लाउड सुनाई देगा, ठीक है। और जो ये साउंड है वो क्या होता है, ये मीडियम का डिस्टर्बेंस है, जो एयर पार्टिकल्स है उसको अपन डिस्टर्ब करते हैं। वो एयर पार्टिकल्स जो हमारा डिस्टर्बेंस एनर्जी है वो एनर्जी को कैरी करता है एक चेन फॉर्म में, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया, उससे उसको ट्रांसफ़र किया, उससे उसको ट्रांसफ़र किया। वही जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो इस साउंड को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी धीरे धीरे घटते जाएगा। अगर इसका एग्जांपल मानो तो मान लो कि तुम एक असेंबली में खड़े हो, स्कूल के असेंबली में खड़े हो और एक लंबी लाइन लगी हुई है। स्टार्टिंग का जो बच्चा है वो तुमको धक्का दिया, तो फर्स्ट वाला बच्चा धक्का दिया तो सेकेंड वाला को ज़्यादा जोर से धक्का लगेगा,
उसके पीछे वाले को उससे कम धक्का लगेगा, धीरे 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 वो धक्का क्या होगा, बढ़ते 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 कुछ दूर तक जाएगा, उसके बाद सारे लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही इसमें भी होता है, जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी मेरा धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र करते चलते हैं हम लोग। तो वो जैसे जैसे एनर्जी कम होगा वैसे वैसे साउंड का जो लाउडनेस है वो कम होते जाएगा, यानी साउंड फीबल होते जाएगा। समझ में आगे सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीडियम टू ट्रैवल, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने तैयारी क्या करना है कि तुमको चीज़ पढ़ लेना है कि मीडियम टू ट्रैवल, इसके लिए एक एग्जाम्पल है रिंगिंग बेल का, इलेक्ट्रिक बेल का, इसका एग्जाम्पल तुमको पढ़ के आना। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड लक।